अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आसिम और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि फ़ाइनली ऑलमोस्ट 4 महीनों बाद मेरा अमेरिका का वीज़ा लग गया है। और मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। बहुत सारे लोगों के लिए मे बी ये कोई बहुत बड़ी न्यूज़ ना हो, चूँकि एक अंदाज़े के मुताबिक पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 6 से 7 लाख लोग हैं जो कि अमेरिका में रहते हैं और उनमें से काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे जो कि अमेरिकन नेशनल भी होंगे। लेकिन एक ऐसे बंदे के लिए जो कि मेरे जैसे बैकग्राउंड से आया हो और वो बंदा जो कि 2013 में यूके से डिपोर्ट हुआ हो। अब मे बी आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों डिपोर्ट हुआ, मेरी उसमें ऐसी कोई गलती नहीं थी। लेकिन मेरे साथ ये एक वाक़या पेश आया जो कि आज तो मैं नहीं उस डिटेल्स में जा सकता क्योंकि आज खुशी का दिन है, लेकिन मे बी इन फ्यूचर मैं आपको ये डिटेल से बताऊँगा। और उसके अलावा लास्ट ईयर जापान जब मैं गया तो मेरे साथ मे बी पाकिस्तानी पासपोर्ट की वजह से या मे बी उस डिपोर्टेशन की वजह से मतलब जो उनका बिहेवियर था, मुझे वहाँ 3 से 4 घंटे एयरपोर्ट पे इंतज़ार करना पड़ा। ख़ैर वो भी डिटेल आपके साथ कभी शेयर करूँगा, लेकिन आज की वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ कि अमेरिका का वीज़ा लेने के लिए किन-किन मराहिल से गुज़रना पड़ा और कितना ड्यूरेशन था और इसमें क्या-क्या क्वेश्चंस थे, और ए टू ज़ी ऑल डिटेल्स मैं इसमें कवर करूँगा। तो ये बात शुरू होती है जुलाई 2022 में। मुझे अमेरिका कैलिफ़ोर्निया में एक प्रेजेंटेशन के लिए जाना था। तो इससे पहले मैं अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रिप मिस कर चुका था, जिनमें रिसेंटली इस जुलाई से पहले मुझे यूके जाना था। और चूँकि मेरे लिए वीज़े का इशू था तो इस वजह से मैं अपने कोलीग्स के साथ नहीं जा सका। तो अब चूँकि मुझे जनवरी 2023 में अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस पे जाना था प्रेजेंटेशन के लिए, तो मैंने जुलाई से प्लान करना शुरू किया चूँकि मुझे पता था कि अमेरिका के लिए ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले सकता है। तो सबसे पहले जब मैंने अपॉइंटमेंट और प्रोसीजर देखना शुरू किया तो B1 B2 कैटेगरी में मुझे अप्लाई करना था, जो कि B1 B2 कैटेगरी है फॉर बिज़नेस वीज़ा, एजुकेशन, कॉन्फ्रेंस या इस तरह के जो टेम्परेरी हैं, उस ये कैटेगरी B1 B2 अप्लाई होती है उसमें। तो जो ही मैंने देखा तो अपॉइंटमेंट्स डेट जो कि मुझे एम्बेसी में जाने के लिए मिल रही थी, वो तकरीबन 6 से 7 माह बाद की डेट्स मिल रही थी, यानी कि मार्च अप्रैल में। तो मैं काफ़ी ज़्यादा मायूस हुआ स्टार्ट में कि शायद मुझे अमेरिका भी मैं नहीं जा सकूँगा वीज़ा की वजह से। और काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए क्योंकि अगर मेरे सारे कोलीग्स जो कि जर्मन या यूरोपियन नेशनल्स हैं तो उनको वो बग़ैर वीज़ा के अमेरिका जा सकते हैं या और भी डिफरेंट कंट्रीज़ में, जो कि मैंने अपने पास पाकिस्तानी पासपोर्ट होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रिप्स मिस किए। तो मैंने कहा शायद अमेरिका भी उस लिस्ट में एक और ऐड हो गया है। लेकिन मैंने प्लान करना शुरू किया कि किसी तरह मैं इसको प्रोसेस को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करूं कि ताकि शायद शायद कि ये पॉसिबल हो सके। तो मुझे एक मेरे कोलीग ने बताया कि जो कि जर्मन नेशनल है, लेकिन उसका कहना ये था कि अगर आप सुबह 8 या 8 साढ़े 8 के करीब अगर आप देखोगे तो जो अपॉइंटमेंट्स लोग कैंसिल करते हैं, आप वो अपॉइंटमेंट ढूंढ सकते हो। चूँकि उसका ये एक्सपीरियंस था कि वो ऑल्दो जर्मन नेशनल था और लेकिन उसके पेरेंट्स इराक से थे, तो उसको भी वीज़ा लेना था और उसको ऑलरेडी वीज़ा 10 साल का मिल चुका था। तो वो इस प्रोसेस से गुज़रा था, उस वजह से उसने सारी डिटेल्स मेरे साथ शेयर की। तो मैंने क्या किया कि मैं रोज़ सुबह-सुबह उठता और मैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए बैठ जाता और देखता। तो मैं कहूँगा कि तकरीबन 2 से 3 वीक बाद मुझे किसी ने अपॉइंटमेंट कैंसिल की और मुझे वो अपॉइंटमेंट मिल गई, और वो अपॉइंटमेंट थी 22 अगस्त। तो 22 अगस्त को मुझे फ्रैंकफर्ट एम्बेसी में अपॉइंटमेंट मिली। चूँकि बर्लिन मेरे से काफ़ी ज़्यादा करीब था तो मैं बर्लिन प्रेफ़र करता, लेकिन मैंने इस चीज़ पे फ़ोकस नहीं किया कि मुझे कितना दूर जाना है या मुझे कितना करीब जाना है। तो मेरा मकसद था अपॉइंटमेंट लेना। तो फाइनली मुझे अपॉइंटमेंट मिली और 22 की सुबह जब मैं वहाँ पे एम्बेसी में पहुँचता हूँ, तो मोस्टली जो होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, लेकिन जो ही मैं वहाँ विंडो पे जाता हूँ सारे प्रोसीजर से गुज़र के, तो मुझे उसका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली नहीं लगा, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो वो जो कहते हैं कि मुझे एक किस्म का वहाँ पे ये फ़ीलिंग आई कि हाँ जी भाई साहब आप किधर, मतलब इस टाइप की मुझे उससे फ़ीलिंग्स आई। और उन्होंने क्या किया कि मेरा पासपोर्ट मुझे वापस कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें आपके पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है और हमें आपका केस एडिशनल क्लीयरेंस में भेजना है। तो आप ऐसा करें कि आप अपना पासपोर्ट और ये चीज़ें ले जाएँ, और अगर हमें आपके पासपोर्ट की ज़रूरत होगी तो हम आपको ईमेल कर देंगे। तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ कि मेरे लिए शायद पॉसिबल नहीं होगा कि मैं जा सकूं। तो मैं वापस आ गया। काफ़ी ज़्यादा होप्स के साथ आप जाते हो जब एक दूसरे शहर और इंटरव्यू के लिए, तो आप जब वापस आते हो तो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है। लेकिन मैं वापस आ गया। उसके बाद अगले दिन क्या हुआ कि मुझे इनकी ईमेल आई कि आप अपनी अपडेटेड सीवी हमारे साथ शेयर करें, आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं आप वो हमारे साथ शेयर करें,
और इसके अलावा जिस जगह आपने कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है उनका इनविटेशन लेटर भी शेयर करें। आल्दो इससे पहले मैं ऑल डिटेल्स और अपने यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट की तरफ से जो लेटर था मेरे सुपरवाइज़र की तरफ से वो मैं सबमिट करवा चुका था। अब चूंकि मुझे कॉन्फ्रेंस वालों की तरफ से जो इनविटेशन लेटर था वो मुझे ऑलमोस्ट 2 वीक्स बाद मिला, तो वो मैंने उन्हें वो सेंड किया। उसके अलावा उन्हें मैंने अपनी CV, अपनी प्रोजेक्ट डिटेल और सारा कुछ मैंने सेंड कर दिया। तो उसके बाद तकरीबन 2 हफ्ते बाद उनकी दोबारा से ईमेल आती है कि आप अपने पिछले 15 साल का डाटा हमें सेंड करें कि आप इन 15 सालों में किस किस मुल्क में गए हैं, कहाँ कहाँ रहे हैं, कहाँ कहाँ आपने काम किया है, कौन कौन से फ़ोन नंबर आपने यूज़ किए हैं, कौन कौन सी ईमेल्स आपने यूज़ किए हैं, और जिस जिस मुल्क गए हैं किस मकसद के लिए गए हैं, किस जगह पे आपने रिहाइश इख्तियार की और किस किस डेट्स में गए, किस किस डेट्स में आप वापस आए। तो 15 साल का मुझे A to Z डाटा उन्हें देना था, और इसके अलावा सिबलिंग्स की डेट ऑफ बर्थ और उनकी डिटेल्स भी थी। तो अब इस सब में ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए देना इजी था, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं था। तो लेकिन इसमें सबसे बड़ा एक मसला था कि अगर मैं वहाँ पे मेंशन करूँ कि आई एम डिपोर्टेड फ्रॉम UK, या मुझे ये चीज़ छुपा लेनी चाहिए। तो मैंने इस चीज़ को काफ़ी सोचा, फिर मैंने कहा कि शायद इनसे छुपाना इजी ना होगा, तो मुझे शायद बता देना चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने बता दिया कि इस तरह मैं UK गया और इस डेट को गया और उससे अगले दिन मैं वापस आ गया। सारा कुछ मैंने बता दिया, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा होप्स नहीं थी। तो इस ईमेल के जवाब के बाद ऑलमोस्ट 2 से ढाई महीने के बाद मैंने उनको दोबारा ईमेल की, चूँकि मेरे कोलीग्स और सारे ये फ़्लाइट्स बुक कर रहे थे, होटल बुक कर रहे थे, तो मैं बैठा वीज़े के इंतज़ार में बैठा हुआ था। तो अब हुआ ये कि मैंने उनको ईमेल की कि काइंडली आप मुझे कोई रिस्पांस दें ताकि उस लिहाज से मैं प्लान कर सकूं। तो उनकी ये ईमेल आई कि आपको हम कुछ नहीं बता सकते, आपका केस क्लियरेंस में है, तो अगर आपको जब तक आपकी क्लियरेंस नहीं होती हम आपको रिकमेंड नहीं करते कि आप होटल बुक करवाएं या फ़्लाइट बुक करवाएं, और ना ही हम आपको कोई स्पेसिफिक डेट दे सकते हैं कि इतने टाइम में हम आपको रिस्पांस देंगे। तो बस इसी तरह मेरा इंतज़ार चलता रहा। तो ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 महीने बाद तकरीबन मुझे इनकी ईमेल आती है कि आप हमें अपना पासपोर्ट भेजें। तो फाइनली मैंने अपना उन्हें पासपोर्ट भेजा। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ थी, चूँकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब पासपोर्ट अगर मांग रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो मुझे वीज़ा देने जा रहे हैं। तो फाइनली मैंने जब पासपोर्ट सेंड किया तो उसके 1.5 वीक बाद मुझे फाइनली मेरा पासपोर्ट मिला, और उसमें क्या कि उसमें वीज़ा लगा हुआ, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात थी, और मैं आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। इसके अलावा सिर्फ इसमें मेरा एक ये सवाल कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत ज़्यादा लोग जिनको मैं जानता हूँ, अगर उनका अमेरिका का विज़िट वीज़ा या B1 B2 वीज़ा लगता है तो 5 से 10 साल का वीज़ा लगता है। अगर आपका पासपोर्ट 5 साल के लिए वैलिड हो तो 5 साल का लगता है, अगर आपका पासपोर्ट 10 साल के लिए वैलिड हो तो वो 10 साल के लिए लगता है। मैंने अमेरिका वीज़ा अप्लाई करने से पहले अपना नया पासपोर्ट 10 साल का बनवाया, इसी चक्कर में कि शायद इस वजह से एक लंबे ड्यूरेशन का वीज़ा लग जाएगा। लेकिन मेरा वीज़ा सिर्फ 1 साल का लगा, जो कि जिसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन स्टिल मुझे ये चीज़ क्लियर नहीं है कि 1 साल का क्यों, वाई नॉट 5 ईयर्स और 10 ईयर्स, जो कि मोस्टली लोगों का होता है। इसमें मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि पाकिस्तानियों के लिए शायद उन्होंने कुछ रूल्स चेंज किए हैं, तो मे बी ये हो, या अगर आप लोगों में से किसी को इस बारे में इंफॉर्मेशन हो तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं और मुझे गाइड कर सकते हैं। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। तो ऑलमोस्ट 4 महीने के इंतज़ार के बाद फाइनली मुझे अपना वीज़ा मिला, और इसके लिए मैं खुदा पाक का बहुत बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। मिलूँगा एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।